आइए आगे समझते हैं संविधान का भाग 5 यानी कि संघ के बारे में। एंड इस वाले वीडियो में हम लोगों को राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद, ना लोकसभा, राज्यसभा, प्लस में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। भाग 5 आप लोगों का इतना बड़ा है कि आप लोगों को लगभग इसमें 100 को अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और वो भी इस 100 अगर आप लोग आर्टिकल पढ़ लिए तो फिर बिलीव कीजिए इस 100 से बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे राष्ट्रपति के बारे में पूछ लेगा ना, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ लेगा आप लोगों से, लोकसभा के बारे में पूछ लेगा, राज्यसभा के बारे में पूछ लेगा, सीएजी क्या होता है, महान्यायवादी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, ये सब क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हुए आइए हम अपना संघ यानी कि भाग 5 को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें भाग 5 में, हमारा भाग 5 शुरू होता है 52 से, यानी कि अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और अनुच्छेद 151 तक खत्म होता है, ठीक है। इतना जब तक वो आप लोग पढ़े हैं, इतना में आप लोगों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और सुप्रीम कोर्ट इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ से पढ़ने के बाद में आप लोगों का केवल 3 गो आर्टिकल, 4 गो आर्टिकल और बचेगा, 148, 149, 50 और 51। ये आपके 4-5 आर्टिकल जो है, ये पढ़ने के बाद हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे। पहले आप लोग इतना समझिए, ठीक है। अनुच्छेद 52 में यह लिखा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 52 में। और भारत के इस राष्ट्रपति को भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत खुद से नहीं बनाया है, बस दूसरे देश से कॉपी किया है। जैसे ब्रिटेन, मतलब कि ब्रिटेन में एक राष्ट्रपति है तो भारत में भी एक राष्ट्रपति होगा, यह बात लिया गया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछेगा कभी भी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 52 से। लेकिन यह किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। इस बात को आप लोग याद में रखिएगा, ठीक है। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा जो है वह अनुच्छेद 52 में की गई है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 53 में यह लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति भले होगा लेकिन राष्ट्रपति को उतनी शक्ति नहीं होगी, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह रियल में नहीं होगा और फेक भी नहीं होगा, मतलब कि औपचारिक होगा। वास्तविक जो शक्ति होगी वह पीएम के हाथों में होगी, यानी कि प्रधानमंत्री के हाथों में होगी। तो भारत की जितनी भी वास्तविक शक्तियां हैं वे सभी पीएम के हाथों में है। इट मीन्स कि पीएम जो चाहते हैं देश में वही होता है, ठीक है। जैसे और कहने के लिए संवैधानिक तौर पर भारत की सारी शक्तियां भले ही राष्ट्रपति को है, लेकिन ऐसे आप देखिएगा ना, जैसे फॉर्मेलिटी के तौर पे तो सभी काम, सभी कानून, सभी नियम कानून जितने भी संशोधन करने होते हैं, ये सभी प्रधानमंत्री के बल पे होता है। और अक्सर यह देखा गया है कि जिस समय केंद्र में जिसकी सरकार होती है, राष्ट्रपति भी उसी के अंतर्गत चुने जाते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा और अनुच्छेद 53 में जो कहा गया है भारत का जो राष्ट्रपति होगा यह एक औपचारिक होगा, यानी कि केवल नाम मात्र का मुखिया होगा, नाम मात्र का मुखिया होगा। और वास्तविक शक्ति किसके हाथों में होगी, तो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। और आपको पता है कि अभी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और अभी भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और द्रौपदी मुर्मू जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 54 में। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जिसमें जनता वोट नहीं देती है बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं। और प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जिसमें जनता स्वयं वोट देती है। जैसे लोकसभा के चुनाव में जनता स्वयं वोट देती है, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। और राज्यसभा के चुनाव में जनता वोट नहीं देती है, तो राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग 3 आर्टिकल पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 55 में यहाँ कहा गया है राष्ट्रपति का कोटा। आप लोग को बस इसको ऐसे ही याद कर लेना है, यह आप क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेगा, ठीक है। राष्ट्रपति की कोटा की चर्चा अनुच्छेद 55 में। उसके बाद में कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अमूमन जितने भी भारत में चुनाव होते हैं, जिसका भारत में चुनाव होता है, उन सभी पदों का जो कार्यकाल होता है, यानी कि जो अवधि होती है वो 5 वर्षों की होती है। तो भारत के राष्ट्रपति की भी अवधि 5 वर्षों की ही होती है, ठीक है।
राष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कहा गया 1957 में कि एक ही राष्ट्रपति दूसरी बार चुनाव में भाग ले सकता है और वो चुनाव जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये उस पर डिपेंड करता है। अभी तक के इतिहास में भारत में केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति की कुर्सी को संभाला है और उनके बाद अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ है जो कि भारत की कुर्सी को दोबारा संभाल सके। और वैसे राष्ट्रपति दोबारा चुनाव में खड़े भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को 2 सालों तक संभाला है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और अभी द्रौपदी मुर्मू है, हो सकता है कि अगर फिर से राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो द्रौपदी मुर्मू फिर से खड़ी भी हो सकती हैं। यह अनुच्छेद 57 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 58 में यह कहा गया है राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता कितनी होगी, यह अनुच्छेद 57 में कहा गया है। यानी कि जो राष्ट्रपति होंगे भारत के, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल का उम्र होना चाहिए। 35 साल का उम्र होना चाहिए। राष्ट्रपति भले ही लोकसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है, ठीक है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ये तो सबको पता है कि भारत का नागरिक को पागल दिवाली या ना हो, ये तो थोड़ी ना, ये किसी भी आप नॉर्मल भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो उसमें आप लोग, लेकिन जैसे जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें पूछ ले जाते हैं कि राष्ट्रपति के जो योग्यता है इसमें कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता इसमें होती है। प्रस्तावक और अनुमोदक का मतलब ये होता है कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हम लड़ना चाहते हैं तो संसद में 50 आदमी ये बोले कि नहीं ये फलाना आदमी ठीक है, यह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और जब हम ना फार्म भरने के लिए जाएँ राष्ट्रपति के चुनाव वाला, तो वहाँ पर हमारे साथ 50 आदमी जाने चाहिए, ठीक है। ये होता है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो राष्ट्रपति की योग्यता में 35 साल की उम्र होनी चाहिए। केवल उम्र ही ज़्यादातर एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और संसद के, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है राष्ट्रपति की दशाएं। राष्ट्रपति की दशाएं, दशाएं का मतलब कि वो ना ही संसद और ना ही विधान मंडल, यानी कि वो संसद और विधान मंडल किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई राष्ट्रपति बन गया है और वो संसद में या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य है, अगर कोई राष्ट्रपति बन गया है, ठीक है, या तो वो व्यक्ति विधानसभा का या फिर विधान परिषद का सदस्य है, तो उसको अपनी सदस्यता को त्यागनी पड़ती है। क्योंकि यह संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव में खड़ा होगा या फिर जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा तो वह ना तो संसद और ना ही विधानमंडल किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वह सिंगल रहना चाहिए, ना ही वो किसी विभाग के पद पर हो, ना ही उसके पास कोई सरकारी नौकरी हो, ये सब उसको नहीं चाहिए। और हाँ, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो पूरी जीवन है वो एकदम क्लीन एंड सॉफ्ट होनी चाहिए। यानी कि उसके किसी भी तरह का मुकदमा ये सब नहीं होना चाहिए। जो कि आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की जब आप लोग, जैसे आप लोग की जब नौकरी होगी तो वहाँ पे आप लोग की ना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसमें चेक किया जाता है कहीं आपके डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है, कहीं आप पे कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं है। ये सब आप लोग नॉर्मल तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो ये भारत के राष्ट्रपति का पद है, उतना तो चेक इन आराम से होना चाहिए इसमें। अगर हम बात करें अनुच्छेद 60 की, ठीक है। अब देखिए तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा इसकी चर्चा है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। और 61 में कहा गया है महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना ही महाभियोग कहलाता है। और महाभियोग का शुरू करने के लिए, अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो महाभियोग शुरू करने के लिए 1/4 यानी कि 25% बहुमत की आवश्यकता होती है। और महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 यानी कि 66% बहुमत की आवश्यकता यहाँ पे होती है, ठीक है। और महाभियोग किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, या तो पहले लोकसभा से या तो पहले राज्यसभा से, ठीक है। अगर लोकसभा से शुरू हो गया तो 2 सप्ताह पहले राज्यसभा को बताया जाता है, और राज्यसभा से शुरू हो गया तो 2 सप्ताह पहले लोकसभा को बताया जाता है। और इसमें 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति को भी बता दिया जाता है कि आप अपना सीट को बता लीजिए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया अनुच्छेद 61 तक। अब आइए अनुच्छेद 62 पढ़ते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 62 में यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, क्या हो गया, अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो किसी कारण से खाली हो गया तो उस खाली पद को भरने के लिए उपराष्ट्रपति आएंगे, ठीक है। उस खाली पद को, यानी कि उस खाली कुर्सी पे बैठने के लिए उपराष्ट्रपति आएंगे। अब देखिए राष्ट्रपति का पद 5 तरीके से खाली हो सकता है।
या तो राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाए, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या तो राष्ट्रपति खुद से त्यागपत्र दे दे, या तो राष्ट्रपति का चुनाव खराब तरीके से हो जाए, या तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए। इन 5 कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होगा, जब तक कि चुनाव नहीं होता है तब तक वही राष्ट्रपति रहेंगे जब तक कि अगले राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं। लेकिन इन 4 कंडीशन में, जैसे त्यागपत्र दे दिए, महाभियोग लग गया, निर्वाचन अवैध घोषित हो गया, मृत्यु हो गई, तो इन 4 कंडीशन में राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए उपराष्ट्रपति को बुलाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पूरी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति भारत में एक होंगे। राष्ट्रपति की चर्चा कहाँ, राष्ट्रपति का सीट कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। इसकी चर्चा यानी कि इसका जो नियम कानून है यह यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति ही होगा। यह बात कहा गया है अनुच्छेद 63 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति सभापति तो होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सर्वेसर्वा तो होते हैं लेकिन सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सब काम करेंगे, ठीक है, यानी कि एक मालिक की तरह सब काम करेंगे, लेकिन उस घर के वे मेंबर नहीं रहेंगे, उस राज्यसभा के वे सदस्य नहीं रहेंगे। कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जो तनख्वाह मिलती है, जो उनको महीना दिया जाता है, वह उपराष्ट्रपति के बदले में नहीं दिया जाता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने की वजह से उपराष्ट्रपति को महीना दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 65 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 65 में यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति किसी कारण से ना नहीं रहते हैं, उनकी कुर्सी अगर खाली हो जाती है तो इनकी कुर्सी को भरने के लिए उपराष्ट्रपति आएंगे, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उपराष्ट्रपति यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा है, कैसे होगी, तो जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता था उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता था वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होती थी, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा यहाँ पे कराई जाएगी। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते थे, केवल निर्वाचित। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य भाग लेंगे। इट मीन्स कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग ले पाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वह बहुत ही जल्दी करा लेना चाहिए ना, मतलब कि 6 महीने 1 साल के अंदर में उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए, यानी कि इनकी चुनाव कब हो सकती है इसके बारे में बताया गया है। ऐसे उपराष्ट्रपति का चुनाव ना, जैसे कह सकते हैं इसमें चुनाव की सीमा कोई फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में 6 महीने के अंदर करा ही लेना है। अगर कुर्सी खाली है तब, या फिर कार्यकाल खत्म हो गया है तब, या फिर महाभियोग लग गया है तब, या फिर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिए हैं तब, या फिर निर्वाचन अवैध घोषित हो गया है तब, हर हाल में राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में। लेकिन हर हाल में न उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा इसकी कोई भी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है। बस इतना कहा गया है कि बस जितनी जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे करा लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करेंगे कौन, हमारे, तो यहाँ पे 65, 66, 67, 68 उपराष्ट्रपति को शपथ। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वह दिलाते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज, और सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ उपराष्ट्रपति को दिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे हम देखिए इनका कार्यकाल है। ठीक है, कार्यकाल यहाँ पे है चुनाव और यहाँ पे है शपथ। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। अब देखिए अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो अमूमन 5 साल का होगा, और 68 में उपराष्ट्रपति का चुनाव जितनी जल्दी हो सकता है करा लें। 69 में उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। 70 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति, यहाँ पे देखिए भारत का जो प्रेसिडेंट होगा और भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा,
इन दोनों के जितने भी विवाद होंगे, जितने भी झगड़ा होगा, इन सभी झगड़ों का निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होगा, या फिर ये दोनों अपने में को बाज गए, या फिर किसी कारण से अगर इन दोनों में मनमुटाव होता है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का विवाद सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ठीक है, बाकी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में इनका मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि ये देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति और देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति, ये दोनों ही अपने आप में बहुत वैल्यूएबल पद है। और अगर वैल्यूएबल पद को वैल्यूएबल कोर्ट में अगर नहीं जगह मिलेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और वैसे भी राष्ट्रपति जो होता है वो देश का पहला नागरिक होता है। ठीक है, अब देखिए 70 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे और जो उपराष्ट्रपति होंगे, इनके चुनाव का जो विवाद होगा वो हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। 71 में कहा गया है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति किसी भी कैदी को माफ कर सकते हैं। अगर किसी कैदी को फांसी लगा है तो राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति को इतना पावर है कि वो सेना की सजा को भी माफ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का कोर्ट मार्शल हो गया तो उसकी सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, इतना पावर है राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति की न्याय करने की जो शक्ति है ना, किसी भी सजा को माफ करने की जो शक्ति है, सजा को चेंज करने की जो शक्ति है, सजा को पूरी तरह से माफ करने की जो शक्ति है, सजा को कुछ समय बढ़ाने की जो शक्ति है, ये सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिली हुई हैं अनुच्छेद 71 के तहत। इसीलिए राष्ट्रपति पर केवल दीवानी मुकदमे ही चलाए जा सकते हैं उनके पद पर रहते हुए। पता चलेगा अगर कोई व्यक्ति, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को दे देगा कि 6 महीने की सजा हम आपको देते हैं, तो राष्ट्रपति को शक्ति है अपनी सजा को माफ करने का, या फिर किसी भी सजा को माफ करने का, तो राष्ट्रपति अपनी सजा को माफ कर सकते हैं। लेकिन दीवानी मुकदमे में ऐसा नहीं होता है। धन से संबंधित मुकदमे को दीवानी मुकदमा कहते हैं, और रेप, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, ये सब वाला जो मामला होता है वो कहलाता है फौजदारी मुकदमा। तो न्यायिक शक्ति का मतलब कि राष्ट्रपति किसी को भी माफ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अनुच्छेद अगर हम बात करें 72 की, तो अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि यहाँ पे फिर आप लोगों से गलती हो गई। देखिए गलती क्या हुआ है, बस न्यायिक मुकदमा यहाँ पे होगा, न्यायिक शक्ति यहाँ पे होगी, और सुप्रीम कोर्ट जो लड़ेगा वो इन दोनों का केस लड़ सकता है। और यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी कारण से अचानक राष्ट्रपति की कुर्सी खाली होती है, जैसे राष्ट्रपति किसी देश में घूमने के लिए गए और घूमते रह गए, वापस नहीं आए, राष्ट्रपति नहाने के लिए गए हैं, नहाते रह गए, वापस नहीं आए, राष्ट्रपति अपने गांव घूमने के लिए गए, घूमते रह के वापस नहीं आए, तो उस कंडीशन में अगर राष्ट्रपति की कुर्सी खाली होती है तो राष्ट्रपति की कुर्सी को भरने के लिए कौन आएगा? तो उपराष्ट्रपति आएंगे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे बुलाया जाता है। ये 70 में कहा गया है। 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को, यानी कि अगर विवाद होता है तो इनके विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और 71 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 73 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका का विस्तार, यानी कि संघ का विस्तार, संघ का विस्तार, यानी कि देश जिस भी जगह पे चाहेगा, देश में कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, जिस भी जगह पे चाहेगा। अगर केंद्र सरकार का ना मन हो गया कि हम राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल बनवाएंगे जिसमें गाय गधा से लेकर के आदमी सब नहाएगा, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होगा, पोखरा होगा एक गांव का, तो अगर राजस्थान की सरकार मना कर दी कि ना पोखरा यहाँ पे ना बनी, तो यहाँ पे केंद्र सरकार तुरंत एक्शन लेगी, काहे ना बनी। यहाँ पे 73 में साफ लिखा गया है कि केंद्र की सरकार होगी वो किसी भी राज्य में कुछ भी कर सकती है। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई भी विकासात्मक काम कर सकती है। अगर राज्य को आपत्ति है तो भी कर सकती है बिना उस राज्य से पूछे। यह अनुच्छेद 73 में साफ साफ लिख दिया गया है, तो यहाँ पे ये काम होगा। ठीक है, अब देखिए 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, यानी कि एडवाइस देने के लिए ना एक मंत्री परिषद होगा, और उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो पीएम होगा। कौन होगा? पीएम होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रियों की टीम होगी, और उस टीम का जो लीडर होगा वो पीएम होगा। हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट कि राष्ट्रपति को जो सलाह देगा वो पीएम देगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि पूरी कमेटी का जो हेड है वो पीएम होता है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि पीएम में कौन है, नरेंद्र मोदी हैं कि कौन है, फिर मतलब कि जिस हमेशा के लिए है, जब पीएम कोई भी रहेगा तो ये आप लोग वहाँ पे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। अब प्रधानमंत्री को ये लगेगा कि इस कमेटी में कुछ नए मंत्री आने चाहिए,
तो प्रधानमंत्री की सलाह पर इस कमेटी में नए मंत्रियों की गठन यानी कि नए लीडर की जो बुलाएंगे वो बुलाएंगे भारत के राष्ट्रपति यानी कि भारत के प्रेसिडेंट बुलाएंगे। पहली बात, मंत्रिपरिषद में नए मंत्रियों को बुलाने के लिए राष्ट्रपति पीएम से सलाह लेकर के बुलाएंगे। ठीक है, यह अनुच्छेद 75 में कहा गया। 76 में कहा गया है महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी कि अगर आप सरकार पे केस कीजिएगा ना, आप सरकार के किसी भी विभाग पर केस कर दिए, जैसे स्वास्थ्य विभाग पर केस कर दिए ना, या फिर खेल विभाग पर केस कर दिए, परिवहन सड़क परिवहन पर केस कर दिए, मतलब कि अगर भारत सरकार में कहीं पर भी सरकार के खिलाफ केस कीजिएगा या फिर आप देश के किसी भी विभाग पर केस कीजिएगा तो उस केस को लड़ने के लिए आते हैं महान्यायवादी। ठीक है, और यह सरकार की ओर से लड़ते हैं और हम अपनी ओर से किसी लोकल वकील को पकड़ते हैं इस केस को लड़ने के लिए। तो सरकार की जब आप सरकार पे केस करेंगे तो उस केस को लड़ने के लिए जो वकील आएगा उस वकील को ही बोला जाता है कि महान्यायवादी। इसी को सीबीएसई वाला बोलता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल या राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, यह इसके पास कानून की अच्छी खासी समझ होती है। अब खुद से सोच के देखिए कि जो देश का केस लड़ेगा वह तो बकलूल होगा नहीं, उसके पास कानून की अच्छी खासी समझ होगी, तो यह कानून के अच्छा खासा जानकार होता है महान्यायवादी। ठीक है, अब 77 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है यानी कि जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वह केंद्र सरकार के काम को आसान करने के लिए अलग अलग नियम बना सकते हैं, अलग अलग नियम बना सकते हैं। 78 में कहा गया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे उनके मंत्रिपरिषद में प्लस में लोकसभा में क्या हो रहा है वे इन सब की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे कि आखिर लोकसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति तो लोकसभा में आएंगे नहीं ना, और उनके अपने जो मंत्रिपरिषद है उसमें क्या हो रहा है ये तो राष्ट्रपति आएंगे नहीं ना ही देखने के लिए। तो मंत्रिपरिषद में क्या हो रहा है, लोकसभा में क्या हो रहा है ये देखने के लिए पीएम रहते हैं वहाँ पे। तो पीएम की यह कर्तव्य है कि उसमें यानी कि आपसी समन्वय ठीक ठाक है कि नहीं यह राष्ट्रपति को हमेशा बताते रहे। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब शुरू करते हैं हम लोग संसद। यहाँ पे कहा गया है कि भारत में एक संसद भवन होगा। क्या होगा? संसद होगा। और संसद शब्द की जननी फ्रांस को कहा जाता है, जबकि संसद है ना, जो कि संसद हमारा है, संसद की जननी फ्रांस को, और संसद शब्द जो कि है संसद की जननी ब्रिटेन को, संसद की जननी ब्रिटेन को और संसद शब्द फ्रांस से लिया गया है। इस बात को ऐसे समझिए आप लोग कि जो संसद शब्द है यह लिया गया है, लेकिन सबसे पहले संसद कहाँ पे बना था तो ब्रिटेन में, और भारत की जो संसद भवन है वो ब्रिटेन पर ही आधारित है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही इसको बनाया है और अभी तक यह कामयाब है। ठीक है, और यहाँ पे भारत में एक संसद भवन होगा, यह ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में जो संसद भवन है वो द्विसदनात्मक है, मतलब कि इसमें 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ठीक है, 80 में राज्यसभा की चर्चा है, 81 में लोकसभा की चर्चा है, 82 में ये कहा गया है कि 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर एगो सांसद होगा। एगो क्या होगा? सांसद होगा। मतलब कि अगर जैसे संसद के सदस्य को सांसद कहते हैं और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद भवन में 2 घर हैं, एगो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो जो संसद का जो सदस्य होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सांसद। और जैसे अभी हमारे संसद में लोकसभा में 543 गो व्यक्ति हैं और राज्यसभा में 245 गो व्यक्ति हैं। लोकसभा में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या हो सकती है 552 और राज्यसभा में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या हो सकती है 250। तो यहाँ पे जो ये कहा गया है ना कि जो लोकसभा प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे एक सांसद को चुना जाएगा, यह बात कहा गया है अनुच्छेद 82 में। और अभी जो हमारा संसद भवन में जितने भी सीट हैं वे सभी 1971 के जनगणना के बेस पे हैं ना, और 2026 में इसको 2001 की जनगणना पे ला दिया जाएगा। इसीलिए हमारे देश में नई संसद भवन बन के रेडी हुई है और नए संसद भवन को बनाया जा रहा है। और कितने लोग ये कहते हैं कि देश में जहाँ पे नया संसद भवन बना है उतना करोड़ों रुपया लग गया, उसके जगह पर एक नया स्कूल होना चाहिए, एक नया अस्पताल होना चाहिए, जिससे कि देश में फायदा होगा। बकलोल स्कूल और अस्पताल बहुत सारा है। भारत में संसद भवन ये दिखाता है कि भारत में अपनी भारत सरकार, जो भारत की जो जनता है वो सरकार के लिए कितना करती है। सरकार तो जनता के लिए करती ही है, लेकिन सरकार के लिए जनता क्या कर रही है यह दिखाता है।
और संसद भवन एक अपने आप में जैसे पुरातात्विक स्थल बन जाएगा कुछ समय के बाद, जो कि विदेशों से लोग देखने के लिए संसद भवन को आएंगे। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या डे बाई डे बढ़ रही है और अभी संसद भवन की सीटें जो हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। लेकिन 2026 में इसको बढ़ा दिया जाएगा, इसीलिए सरकार यहाँ पे नई संसद भवन को बना रही है। अभी बीजेपी की सरकार है तो लोग बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, कल कांग्रेस की सरकार भी यहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार भी यही करती, वो भी नए संसद भवन का निर्माण करती, ठीक है। या फिर देश में जिसकी भी सरकार हो वह नए संसद भवन को बनाती ही बनाती, क्योंकि यह संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि 2026 में जो सीटें होंगी वो बढ़ानी है और उसको 2001 की जनगणना पे करनी है, और जो पहले की जो सीटें हैं वो 1971 की जनगणना पे बेस है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 83 में कहा गया है सदन की अवधि लोकसभा की जो अवधि है वह 5 साल की होती है, इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा का चुनाव एक ही बार में ना सभी व्यक्तियों का हो जाता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव एक ही बार में ना होकर के 1/3 व्यक्ति का 2-2 साल पे यहाँ पे होता है। यहाँ पे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। लोकसभा को हम लोग बुड्ढों का सदन, युवाओं का सदन कहते हैं, सॉरी, लोकसभा को जनता का सदन, युवाओं का सदन, और राज्यसभा को बुड्ढों का सदन कहा जाता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इस बात को लिखा गया अनुच्छेद 83 में, यानी कि सांसद की योग्यता, ठीक है, सांसद की योग्यता। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र। इसी कारण से लोकसभा को युवाओं का सदन और राज्यसभा को बुड्ढों का सदन कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को चुनाव में लड़ने के लिए जो उम्र होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति को चुनाव में भाग लेने के लिए 35 साल उम्र होना चाहिए, यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं वह बुजुर्ग हो चुके हैं, यानी कि वह राज्य के सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को चुनाव में भाग लेने के लिए 35 साल उम्र और राष्ट्रपति को चुनाव में भाग लेने के लिए 35 साल उम्र। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो होता है वो 25 वर्ष उम्र और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या, तो 30 साल उम्र। अब आप लोग ये बोलिएगा कि जो ये उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा में ही होते हैं और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता 35 वर्ष नहीं है बल्कि 30 साल है। तो मैं बता दूं कि जो ये उपराष्ट्रपति होते हैं ना, ये राज्यसभा के मेंबर होते ही नहीं, बस ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अनुच्छेद 85 की ओर। अनुच्छेद 85 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 85 में यह कहा गया है सत्र को आहूत और सत्र को सत्रवाहन करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के हाथों में है। कहाँ पे है? राष्ट्रपति के हाथों में है। यानी कि देखिए, पहले आप समझिए कि आखिर सत्र होता क्या है। तो साल में संसद में 3 गो मीटिंग होता है, एगो बजट सत्र, एगो मानसून सत्र और एगो शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से मई के बीच में होता है और मानसून सत्र जुलाई से अगस्त के बीच में होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर में होता है। सबसे बड़ा सत्र जो होता है वह बजट सत्र होता है और सबसे छोटा जो सत्र होता है वह शीतकालीन सत्र होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मीटिंग होगी, मीटिंग को बुलाएंगे कौन? राष्ट्रपति। मीटिंग के बाद जनता को, यानी कि संसद के सदस्यों को भगाएंगे कौन? तो राष्ट्रपति। यानी कि संसद के सदस्यों को बुलाने और भगाने का काम राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। जब राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को बुलाएंगे तो उसको लोग बोलते हैं आहूत, यानी कि आओ, यानी कि आहूत यानी कि आओ, ठीक है। बुला के कुछ संशोधन होगा, कुछ बहस होगा, कुछ समस्याओं को सुना जाएगा, कुछ नियम कानून बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब सब काम हो जाएगा तो राष्ट्रपति उनको बोलेंगे ठीक है, आप लोग अपने अपने घर जाइए। तो जब बुला के काम करवा के भेज देंगे तो कहलाएगा सत्र का वाहन, यानी कि सत्रवाहन, ठीक है। तो राष्ट्रपति बुलाएंगे यानी कि आओ, ठीक है, आओ। तो आने की प्रक्रिया आहूत और जाने की प्रक्रिया सत्रवाहन, ठीक है। अब देखिए प्रकरण 86 में ये कहा गया है कि यहाँ पे आप लोग ये समझिएगा कि 85 में कहा गया था सत्र को आहूत तो सत्रवाहन करने की शक्ति। 86 में कहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, अभिभाषण। जब साल में संसद में पहली मीटिंग होती है तो पहली मीटिंग में राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, वो किया, यहाँ पे कॉलेज बनवाया, यहाँ पे स्कूल बनवाया, इतना विकास हुआ है मेरी सरकार में। राष्ट्रपति ये बोलेंगे, ठीक है।
तो राष्ट्रपति जब पहली बार बोलेंगे तो ये कहलाएगा अभिभाषण। ठीक है, अभिभाषण। और राष्ट्रपति का अभिभाषण हमेशा ही बजट सत्र में ही होता है, क्योंकि बजट सत्र साल के पहले महीने जैसे बजट सत्र शुरुआत में ही होता है, फरवरी से मई के बीच में होता है। और जब सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति बोलेंगे तो ये कहलाएगा विशेष अभिभाषण। क्या कहलाएगा? विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण यानी कि जब राष्ट्रपति पहली बार भाषण देंगे ये कहलाएगा अभिभाषण। जब राष्ट्रपति जैसे लोकसभा का सरकार बन के आया, नए नए सदस्य आए, तो उन सबको जब संबोधित करेंगे राष्ट्रपति तो वह कहलाएगा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, अब यहाँ से हम सीधे मारेंगे छलांग अनुच्छेद 100 के बीच में, क्योंकि बीच में ऐसे ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मतलब उतना जरूरी यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के नहीं बनते। ठीक है, 100 पढ़िए। 100 में कहा गया है गढ़ पूर्ति। गढ़ पूर्ति, गढ़ पूर्ति। ठीक है, अब गढ़ पूर्ति का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी लोकसभा में, जैसे अभी लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 543, अगर इसके 1/10 यानी कि लगभग 55 सदस्य, लगभग में 55 सदस्य, जब कभी भी लोकसभा में ना 55 सदस्य से कम सदस्य आएंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह मीटिंग को स्थगित कर दे। इसी को गण पूर्ति बोलते हैं। मतलब गण का मतलब कि लोग, पूर्ति मतलब कि पूरा है कि नहीं। अगर लोग जो है वो अगर 1/10 से कम है तो फिर मीटिंग नहीं होती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग गण पूर्ति। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 107 में कहा गया है पूरा स्थापन। पूरा स्थापन मतलब कि कोई भी नियम कानून कैसे बनेगा, नियम कानून बनाने की चर्चा है 107 में। अब देखिए यहाँ पे जो ये 107 है, ये इसमें यह कहा गया है कि 107 में यह कहा गया है कि जनता को क्या समस्या है, पहले उस समस्या को संसद के सदस्य सुनेंगे, सुनने के बाद में उस समस्या को लाया जाएगा लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, यानी कि जनता की समस्या को लाया जाएगा संसद भवन में। जब जनता की समस्या संसद भवन में आ जाएगी तो संसद भवन में जब आएगी तो वह समस्या किसी किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं, रियली में जनता को समस्या है, और वह समस्या ऐसा भी होगा कि किसी किसी को पसंद नहीं होगा, तो उसमें बहस होगी, ये समस्या खराब है, ये नियम नहीं होना चाहिए, ऐसे जनता नहीं रह सकती है, जनता को समस्या नहीं है, जनता ठीक ठाक है, ऐसे नियम बनेगा वहाँ। जब ऐसे बहस होगा, जब बहस होगा तो फिर लोग बोलेंगे ठीक है चुनाव होगा, कि जिसको जिसको पसंद नहीं है वो वोट डालेगा कि पसंद नहीं है, जिसको जिसको पसंद है वो वोट डालेगा कि पसंद है। जब चुनाव होगा, अगर वह चुनाव ये साबित करता है कि रियली में जनता को समस्या है तो उस समस्या को आगे बढ़ाया जाएगा, और अगर वह चुनाव ये साबित करता है कि जनता को समस्या नहीं है तो वह चुनाव वहीं पे, जैसे वह समस्या वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो अगर जनता को समस्या है, चुनाव पारित हो गया, तो वह जो समस्या थी वह बन जाएगी विधेयक, और वह विधेयक जाएगी राष्ट्रपति के पास ना, और राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देंगे तो वह बन जाएगा कानून। और इसी पूरी प्रक्रिया की जो चर्चा है वह 160 मिनट में बताई गई है, यानी कि पूरा स्थापन, कोई भी नियम कानून, कोई भी संविधान में संशोधन करना होगा, कोई भी नया नियम लगाना होगा, जनता की जो समस्या होगी उस पर नियम कानून कैसे कैसे बनेंगे यह कहा गया है 107 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संयुक्त अधिवेशन 108 में कहा गया है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था या दूसरे देश से लिया गया था। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, कभी लोकसभा ये बोलेगा कि हम ऐसा नियम लाना चाहते हैं जिससे कि सभी लड़कों को ना हर महीने 1000 रुपये बिना काम किए मिल जाए, उनके खाते में आ जाए। राज्यसभा बोलेगा कि नहीं नियम खराब है, लोकसभा बोल रहा है कि नियम अच्छा है, तो इन दोनों में क्या होगा, बहस होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों संसद के सेंट्रल हॉल में आएंगे। कहाँ आएंगे? संसद के सेंट्रल हॉल में। लोकसभा में 545 गो व्यक्ति है और राज्यसभा में 245 गो व्यक्ति है। और जब ये लोकसभा में 545 गो व्यक्ति है यानी कि 543, और राज्यसभा में 245 गो व्यक्ति है यानी कि 245। ठीक है, जब ये दोनों आएंगे ना सेंट्रल हॉल में तो किसकी संख्या अधिक है? लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा में जो सांसदों की जो संख्या है वह 543 है। तो ऐसे में जो लोकसभा के व्यक्ति होंगे वो चुनाव जीत जाएंगे, यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा की जो मीटिंग होगी ना, तो इसी मीटिंग को कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन। इसी मीटिंग को बोलते हैं हम लोग संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन हमेशा ही
ना संयुक्त अधिवेशन में हमेशा ही लोकसभाएं जीतती है, क्योंकि लोकसभा की संख्या अधिक है, उसके पास बहुमत दल अधिक है। और कुछ मामले में ना ये संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, जैसे धन विधेयक पे। अब ये धन विधेयक क्या है हम जो पढ़ेंगे आगे तो आप लोग को बताया जाएगा, इसी में आप लोग को मिलेगा आगे ना धन विधेयक 109-10 के आसपास में मिलेगा, तो हम आगे आप लोग उसको बता देंगे। ठीक है, 109 में ये कहा गया है कि देखिए 108 हो गया आप लोग का, 9 में अब मिलिए क्या धन विधेयक का विशेष प्रावधान। धन विधेयक, हमको लगा इधर होगा धन विधेयक का विशेष प्रावधान, यहाँ पे विशेष प्रावधान। 10 में है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। अब देखिए पहले समझते हैं कि धन विधेयक कहते कि उसे हम उसका समझे धन विधेयक की विशेष छूट क्या कहा गया है। जिसका संबंध धन से है, टैक्स से है, ठीक है, वे सारे विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। जिसका संबंध पैसे से है, धन से है, टैक्स से है, वे सभी विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। और धन विधेयक जब भी पेश होगा तो वह लोकसभा में ही पेश होगा। धन विधेयक पे कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकते हैं। धन विधेयक जब भी लाया जाएगा तो इसमें राष्ट्रपति से पूछ के नहीं लाया जाएगा, इस बात को आप समझिएगा। अब धन विधेयक जो है यह इसका विशेष प्रावधान क्या है, तो कौन विधेयक धन विधेयक है यह पहचानेंगे केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक ना पारित होगा कि नहीं होगा यह तय करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि धन विधेयक से संबंधित जितने भी विधेयक होंगे वे सभी विधेयक किसके अंडर में होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर में होंगे। इस बात को आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा। तो धन विधेयक की परिभाषा 110, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया संविधान में, पहले इसको देना चाहिए धन विधेयक की परिभाषा उसके बाद ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। धन विधेयक की परिभाषा 10, विशेष प्रावधान 9। ठीक है, परिभाषा में जिसका संबंध धन से है धन विधेयक, अब विशेष प्रावधान में कि लोकसभा के अध्यक्ष को ही सारे अधिकार है, धन विधेयक है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये सभी तय करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। 111 में कहा गया है राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो पावर यानी कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में जाता है तो राष्ट्रपति उसको कानून बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे डिपेंड करता है राष्ट्रपति पे। अगर वह विधेयक पे राष्ट्रपति ना कुछ ना बोले, एकदम जैसे हम आपको कोई बात बोलें कि बबुआ खूब पढ़े के चाहिए, मन लगा के पढ़े के चाहिए, कोई के बाद किसी का भी बात का उल्टा जवाब ना एकदम नहीं देना चाहिए, हम आपको खूब समझाएं, एकदम प्यार से बाबू बाजा खूब कर रहे हैं और आप हमारी बातों को सुन रहे हैं फिर एकदम भूल जा रहे हैं, हटाओ फालतू बात, तो ये कहलाएगा राष्ट्रपति का जेबी वीटो। क्या कहलाएगा, जेबी वीटो। और हम आपको ये बोल दिए कि बच्चा ऐसे पढ़ा वैसे पढ़ा, आप हमसे तुरंत क्वेश्चन पूछे कि हाँ कैसे पढ़े के चाहिए, तो ये कहलाएगा निलंबकारी वीटो। मतलब कि हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रख ले, ना वापस भेजे या ना साइन करेंगे, तो वह कहलाएगा जेबी वीटो। लेकिन जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को देखें, इनको लगे नहीं विधेयक खराब है, अगर विधेयक खराब है तो फिर से इसको पुनः भेजो, इसमें कुछ बदलाव करके लाओ, तो यह कहलाएगा निलंबकारी वीटो। लेकिन अगर राष्ट्रपति का मूड गर्म होगा और वो किसी भी विधेयक को साफा के लिए खत्म कर दिए तो यह कहलाएगा निलंबकारी वीटो। ठीक है, और अभी यह कहलाएगा अत्यंतकारी वीटो, और अभी अत्यंतकारी वीटो को खत्म कर दिया गया है। अत्यंतकारी वीटो में जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, और निलंबकारी वीटो को इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। मतलब अभी राष्ट्रपति को सस्पेंस में है, उसको राष्ट्रपति फिर से उसमें बदलाव करवा के तब मंगाएंगे, यानी कि पुनर्विचार करके। ठीक है, और जेबी वीटो में राष्ट्रपति अपने पास रख लेंगे, कुछ ना बोलेंगे। 112 में कहा गया है बजट, यानी कि बजट किसे कहते हैं। बजट संविधान में हमारे बजट की चर्चा न करके वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, इस बात को आप लोगों में ध्यान में रखना है। और 113 में कहा गया है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति पहले आप लोग 15 तक देखिए, प्राक्कलन समिति के बारे में चर्चा है। 114 में कहा गया है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक 15 में कहा गया है अनुपूरक अनुदान। 16 में लेखानुदान। 17 में वित्त विधेयक। अब ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं, वित्त विधेयक। ठीक है, संविधान में रुकिए हम थोड़ा सा पहले पानी पी के आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बजट है इसमें कहा गया है कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग न करके वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। ठीक है, अब
प्राकलन समिति में यह कहा गया है कि जो सरकार बजट देगी, जैसे सरकार ने ये बोल दिया कि हम तमिलनाडु को इस वर्ष 2000 करोड़ रुपए देंगे सड़क बनाने के लिए। अब जब तमिलनाडु की सरकार को जो सरकार बोली है कि 2000 करोड़ रुपए देंगे, अब ये 2000 करोड़ रुपए सड़क में तो खर्चा होगा, लेकिन कितना पैसा का सीमेंट आएगा, कितना पैसा का गट्टी आएगा, कितना पैसा का अलकतरा आएगा, ये सब तय करेगी कौन समिति? प्राकलन समिति। यानी कि सरकार, देखिए अगर सरकार खाली बोल दी, जैसे खाली बोली कि हम पैसा देंगे, यह कहलाएगा बजट। यानी खाली बोलना कि पैसा हम देंगे, यह कहलाएगा बजट। वो पैसा कहाँ कहाँ खर्चा होगा ये तय करेगा प्राकलन समिति। ठीक है, वो पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा केंद्र सरकार से, यह तय करेगा विनियोग विधेयक। ठीक है, कभी कभी विनियोग विधेयक में यह होता है कि जैसे कभी कभी सरकार को, जैसे तमिलनाडु को बहुत ही जरूरी है कि हमको काम कराना ही कराना है, तो सरकार से एडवांस पैसा ले लेगी, एडवांस। ठीक है, और एडवांस पैसा ले ली, काम कराई, पैसा कम पड़ गया, और जब फिर से पैसा जाएगी मांगने के लिए सरकार, केंद्र सरकार के पास, तो कभी कभी केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है, तो इसी तरह से काम अधूरा रह जाता है। तो यह कहलाता है हमारा अतिरिक्त अनुदान या लेखानुदान। तो अतिरिक्त अनुदान और लेखानुदान ये दोनों एक ही है, बस आप लोगों को आर्टिकल में चेंजिंग होगा इनमें। तो अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदान लेखानुदान दोनों एक ही है, मतलब कि इसमें सरकार एडवांस पैसा ना लेती है, इसमें पैसा पास कराया जाता है, बजट का पैसा पास होता है। प्राकलन में पैसा कहाँ कहाँ खर्चा होगा, बजट में बस सरकार बोल दी। वित्त विधेयक में सरकार आने वाले एक साल में क्या क्या करेगी इसकी चर्चा है, आने वाले आगामी वर्ष में, जैसे आने वाले साल में सरकार क्या क्या करेगी इसकी चर्चा है वित्त विधेयक में। ठीक है, ये सब आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए, सरकार खाली बोल दी, जैसे केंद्र सरकार ने ये बोला कि हम बिहार को 500 करोड़ रुपए देंगे, तो खाली बोलना, खाली बतिया बोलना कहलाएगा बजट। पैसा कहाँ कहाँ खर्चा होगा ये तय करेगा प्राकलन समिति। पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा यह तय करेगा विनियोग विधेयक। अगर बिहार सरकार ने एडवांस पैसा ले लिया है और फिर पैसा नहीं मिल रहा है, काम फंस गया, यह कहलाएगा अनुपूरक या लेखानुदान। ठीक है, यह सब बजट से ही संबंधित है। अब अगले आने वाले एक साल में बिहार सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, ये तय होगा वित्त विधेयक में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अनुच्छेद 18 में कहा गया है संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही, संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद 118 है। ये हम आप लोगों को अलग से बता देंगे, इसमें बहुत फिटिंग होता है, तारांकित प्रश्न, बजट में कटौती, प्रश्न काल, शून्य का माथा गर्म करता है, तो ये आप लोग को हम अलग से बता देंगे। ठीक है, बस आप लोग इसको अभी माइंड पे रखिएगा कि इसमें संसद की कार्यवाही को 118 में रखा गया है। 120 में कहा गया है संसद में कौन कौन भाषा बोला जाएगा, इसकी चर्चा है। संसद में दो भाषा यानी कि हिंदी और भाषा को वरीयता दिया गया है, यानी कि आप हिंदी बोल सकते हैं तो फिर आप इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कोई नहीं आता है तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से पूछ करके आप कोई भी अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल सकते हैं, जैसे भोजपुरी बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी मर्जी है। ठीक है, आप गुजराती बोल सकते हैं, जिससे संसद के वहाँ पे पूछ के बोलना होता है। लेकिन ऐसे आप भाषा की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश को ही वहाँ पे वरीयता दिया गया है। 121 में ये कहा गया है कि जो संसद होगी, ठीक है, जो संसद होगा वह जज को नहीं देखेगा कि जज क्या काम कर रहे हैं, यह कभी नहीं देखेगा। ठीक है, कि कोर्ट में कितना केस पेंडिंग है, कितना केस पेंडिंग नहीं है, यहाँ पे कोर्ट लिखी है, कोर्ट में कितना केस पेंडिंग है, कितना केस पेंडिंग नहीं है, संसद यह कभी नहीं देखेगा। और 122 में यह कहा गया है कि जो कोर्ट होगा यह कभी नहीं देखेगा कि संसद में क्या हो रहा है, संसद में क्या हो रहा है, यह 122 में कहा गया है। यानी कि संसद जज को नहीं देखेंगे, यह 121, कोर्ट जज संसद को नहीं देखेगा, यह 122 में। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश यानी कि राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे अध्यादेश क्या आता है, इसको पहले आप लोग समझिए। जब भी आप जैसे कह सकते हैं बजट सत्र, जैसे बजट का संसद का 3 होता है सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। जब 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप होता है, किन्हीं 2 सत्रों के बीच में जब 6 महीने का गैप होता है और इन 6 महीने में राष्ट्रपति को लगा कि नहीं देश में कोई कानून बनाना चाहिए, तो राष्ट्रपति जो कानून बनाएंगे, यानी कि 2 सत्रों के बीच अगर राष्ट्रपति कोई कानून बना दिए और वे कानून बजट सत्र के शुरू होते ही पास हो गया, तो वो कहलाएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, वो फिर कानून बन जाता है। ठीक है, और सत्र का मतलब है मीटिंग, यानी कि 2 मीटिंग के बीच में अगर 6 महीने के गैप बा और
ओकरा बीच में राष्ट्रपति कोनो कानून बना दीजिए, तो फिर वो अगर कानून पास हो गया तो फिर वो बन जाएगा कानून। ठीक है, इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। 24 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट में 34 गो जज हैं, 34 गो जज हैं, 33 गो कार्यकारी हैं और एगो मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजीव खन्ना। और सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों को बोला जाता है कोलोजियम। और सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे कि नहीं होंगे, जजों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी, ये सब तय करेगा संसद। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जजों का वेतन, ठीक है, जजों के वेतन के बारे में चर्चा किया गया 125 में। 125 में जजों के वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। उनको मिलता है 2.5 लाख रुपये महीना। सुप्रीम कोर्ट के जज को 2.5 लाख रुपया महीना मिलता है, प्लस में सब खर्चा अलग से, खाना खर्चा अलग से, घर का राशन अलग से, बिजली बिल अलग से ना, फिर गाड़ी का पेट्रोल खर्चा अलग से, एवरी चीज़, मेडिकल सुविधा फ्री, बच्चों की पढ़ाई फ्री, जहाँ मन तहाँ घूम सकते हैं फ्री एकदम, ये सब है। खाली पॉकेट खर्चा मिलता है 2.5 लाख रुपया। वर्कलोड भी है और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए खूब पढ़िए ताकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का मतलब वहाँ पे आप लोग पहुँच सकें। तो जजों के वेतन चर्चा 126 में किया गया है। ठीक है, सॉरी 125 में, 126 में किया गया है यहाँ पे कार्यकारी जज। कार्यकारी जज, कार्यकारी जज, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहता है, तो जो 33 जज हैं उन जजों में से जो सबसे वरिष्ठ होगा, जो सबसे उम्रदराज होगा, वह ना मुख्य न्यायाधीश के पद को संभालेगा। उसी को बोला गया है कार्यकारी जज। 27 में कहा गया है एड हॉक की चर्चा। एड हॉक की चर्चा यानी कि तदर्थ न्यायाधीश, मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो उसमें जजों की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट जज कहाँ से लाएगा, नियुक्ति तो करेगा नहीं, तो हाई कोर्ट से जज मांगेगा। अगर हाई कोर्ट से जज आ गए तो वही जज कहलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ यानी कि एड हॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 28 को, और अनुच्छेद 28 का हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सीक्वेंस में है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ना सीएजी के बारे में। अब देखिए 128 में यह कहा गया है कि जब हाई कोर्ट से ना जज नहीं आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट होगा वो रिटायर जज को ना, रिटायर जजों को अपने पास बुलाएगा काम पे, कि वो काम करेगा, काम करके फिर चल जाएगा। यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं उनको बुलाता है सुप्रीम कोर्ट। उसकी मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने काम को जल्दी खत्म करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट में इतने कम जज हैं, पूछिए मत, इतने कम जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम ना के जगह पर जितने संसद में सदस्य हैं उतने सुप्रीम कोर्ट में जज होने चाहिए थे, क्योंकि देश का सुप्रीम है वो, कम से कम उसमें इतने तो न्यायाधीश होने ही चाहिए ताकि वो देश के सभी केस को आसानी से पेंडिंग कर दे। और लोग बोलते हैं कि अरे कोर्ट में इतना केस पेंडिंग है, ये है, जज कितने हैं भैया, उन पर वर्कलोड कितना है, कभी देखें आप लोग। संसद में 800 सदस्य है, आज यहाँ पे कोर्ट में केवल 34 को जज, वो कहना काम के, मतलब कैसे मैच करता है, उसका आधा भी नहीं है, आधा का आधा भी नहीं है, वो पूछिए मत, मतलब बहुत कम है ये। ठीक है, 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो पत्थर का लकीर यानी कि अभिलेखित होगा। अभिलेखित यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना दिया एक बार, वह फैसला कानून बन जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला में बोल दिया कि चोरी करने पे आज से सभी व्यक्ति को केवल 1 दिन खूब खिलाया जाएगा, जो भी चोरी करेगा, तो 1 दिन खूब खाओ, चोरी करो, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब ये कानून बन गया, तो जो भी चोरी करेगा सब कोई खाना खाएगा खूब, तो चोरी करना आम बात हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, वो देश का सुप्रीम है, तो देश के सुप्रीम जो बोलेंगे वही लोग मानेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को सोच समझ कर सुनाती है कि जो हम बात बोलेंगे वह कहीं कानून बन जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर हम अपनी बातों में फंस जाएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से मजाक नहीं, ये बहुत ही डिसीजन करा लेता है। और कोर्ट में किसी की नहीं चलती, चाहे अपने आप में आप डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो, आपकी लुंगी कोर्ट में उतर जाती है। मतलब कोर्ट में किसी की कोई वैल्यू नहीं, बहुत पावर है कोर्ट को। ठीक है, अब देखिए 130 में यहाँ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ब्रांच खोल सकता है अलग अलग जगह पे। सुप्रीम कोर्ट अपनी ब्रांच को खोल सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अभी दिल्ली में है, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो एक अपना ब्रांच कोलकाता में, एक अपना ब्रांच मुंबई में, और एक अपना ब्रांच चेन्नई में डाल देगा। ठीक है, और ऐसे होना भी चाहिए क्योंकि देश के लिए अच्छा बात है। 131 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मूल आधिकारिकता है, मूल आधिकारिकता
कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन केस लड़ेगा। तो अगर किसी दो राज्यों में झगड़ा होता है, ठीक है, तो दो राज्यों के झगड़े को सुप्रीम कोर्ट दो राज्यों के झगड़े को का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। अगर किसी राज्य का केंद्र के साथ बैर हो गया तो उसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। अगर केंद्र के साथ कुछ राज्य मिलकर किसी राज्य को टॉर्चर कर रहे हैं तो उसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की मूल आधिकारिकता है, ठीक है। 32 में कहा गया है कि आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक बात आप लोग याद रखिए कि जब तक आपकी मूल अधिकार खतरे में न पड़े तब तक आप कोई भी ऐसे मामले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर के जा सकते हैं। आप पॉसिबल ही नहीं है। जैसे चोरी का मामला आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में लेकर के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। पहले आपको अपने क्षेत्रीय न्यायालय में केस करना होगा, उसके बाद में हाई कोर्ट आएगी। अगर हाई कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तब जाकर के अपने केस को आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगी वह अपनी ना न्यायिक पुनरावलोकन, अब इसका मतलब क्या समझिए, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है, ठीक है। यहाँ पे था पत्थर का लकीर, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है, यह न्यायिक पुनरावलोकन में कहा गया है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट वही फैसला सुनाएगी जिससे कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो, यानी कि संविधान को बिना खतरा पहुंचाए, संविधान के शब्द को बिना ठेस पहुंचाए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है। 139 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अन्य रीट निकाल सकती है। जैसे अनुच्छेद 32 में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रीट देती है, ठीक है, हर्बस कर्पस मेंडामियस की वारंटो। तो यहाँ पे अनुच्छेद 39 में सुप्रीम कोर्ट अन्य रीट भी निकाल सकती है अगर आवश्यकता पड़ेगी तब। 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो देश के हर व्यक्ति को मानना होगा और व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। 141 में कहा गया। 143 में यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वह राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति सलाह को मानेंगे कि नहीं मानेंगे यह डिपेंड करता है राष्ट्रपति पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी पूरी यह सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ लिया है। बस 4 आर्टिकल और है, आप लोग पढ़िए और समझिए कि ये 4 आर्टिकल होता क्या है। उसके बाद हमारा भाग 5 खत्म हो जाएगा। अब आइए अब समझते हैं हम लोग CAG क्या होता है। CAG का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। इसको हिंदी में हम लोग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसका जो रीजन है CAG बनने का, CAG जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुन करके आता है। और आप लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 76, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी का काम है केस को लड़ना देश के माध्यम से। CAG का काम है कि देश में एक एक रुपए का हिसाब रखना, कि देश में 1 रुपए आ कहाँ से रहा है, देश का 1 रुपए जा कहाँ रहा है, देश में 1 रुपए कौन दिया है, जहाँ पे जा रहा है किसको जा रहा है। मतलब कि देश का एक एक रुपया, कह सकते हैं जैसे कंपनी में एक CA का काम होता है उसी तरीके से एक देश में CAG का काम होता है, ठीक है। और देश में एक एक रुपए का हिसाब रखना CAG का काम है। अगर केंद्र की सरकार ने किसी राज्य को 100 रुपए दिए हैं, सपोज कीजिए कि ना पश्चिम बंगाल को भारत की सरकार ने 100 रुपए दिए हैं और ये बोलिए कि आप इससे बनवाइए अपने राज्य में पुल। अगर बंगाल की सरकार 99 रुपए का हिसाब देती है केंद्र की सरकार को कि देखिए हमने ये काम किया है, 1 रुपए का हिसाब उसमें नहीं है, तो CAG तुरंत नाप देगा वहाँ पे कि आखिर 1 रुपए गया कहाँ किया आप 1 रुपए घोटाला, वहाँ पे नाप देगा। मतलब कि CAG को इतना पावर है कि केंद्र में 1 रुपए कहाँ से आ रहे हैं और 1 रुपए कहाँ को जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, किसके माध्यम से जा रहे हैं, ये सब का हिसाब रखना CAG का काम है, ठीक है। और आप लोग समझ रहे हैं कि CAG का मतलब क्या होता है, यानी कि देश में पैसों का हिसाब रखना। देखिए CAG की चर्चा जो है वो 148 में है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। CAG का विशेष छूट यानी कि देश में खर्चे का हिसाब रखना, 1 रुपए कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, इसकी चर्चा 149 में है। 148 में केवल CAG की चर्चा है, CAG कौन काम करेगा इसकी चर्चा है 149 में, ठीक है। काम करने के बाद में यह कहाँ कहाँ का काम कर सकता है, तो यह काम कर सकता है देश का भी और राज्य का भी, यानी कि राज्य का हिसाब अगर करना होगा कि राज्य में 1 रुपए कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, तो CAG उसका भी काम कर सकता है। CAG को काम ही है कि देश की रक्षा करना और 1 रुपए का हिसाब किताब रखना, एक एक रुपए का, कि राज्य में 1 रुपए कहाँ से आ रहा है, केंद्र ने जो राज्य को पैसे दिए हैं वो पैसा कहाँ गया,
ठीक है, उस पैसे से क्या क्या काम हुए, ये सब काम करता है कौन, सीएजी। यानी बोल तो रहे हैं कि एक एक रुपए का हिसाब रखना सीएजी का काम है। सीएजी जो है वह राज्य का भी हिसाब किताब करता है और केंद्र सरकार का भी हिसाब किताब यहाँ पे करता है। इसकी चर्चा 150 में है और 151 में यह कहा गया है कि सीएजी पूरा हिसाब किताब करके अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा देश में, और राज्य में अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। जिस तरह से पूरे देश में सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, उसी प्रकार से पूरे राज्य में सबसे सर्वोच्च पद राज्यपाल का होता है। एंड आई होप कि आप लोग को ये पूरी आर्टिकल समझ में आई होगी। अब हम पूरे भाग 5 को आसानी से आप लोग याद कर लिए होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।